सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का CUET स्टार एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम 10वीं क्लास की सामाजिक अध्ययन जिसमें समकालीन भारत सेकंड भूगोल की शुरुआत की है, जिसका पहला लेसन है संसाधन विकास। तो संसाधन विकास में हम पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे कि भाई जो भू उपयोग है अलग अलग प्रकार से किया जाता है। जैसे वन है, वनों के अंतर्गत भूमि है, चारागाह भूमि है, परत भूमि है, वर्तमान और पुरातन परत भूमि है, बंजर व्यर्थ भूमि है, कृषि योग्य बंजर व्यर्थ भूमि है। तो वो हम पढ़ चुके थे। आज हम बात ये करेंगे कि भू उपयोगी को निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं, और उसके बाद में पढ़ेंगे भू निम्नीकरण। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपकी 10वीं क्लास की दृष्टि से भी और कंपटीशन की दृष्टि भी अच्छा लेसन है ये। तो सबसे पहले बात करते हैं भौतिक कारक। भौतिक कारक में भू आकृति। भू आकृति का मतलब ये होता है कि जहाँ पर समतल मैदान पाए जाते हैं वहाँ भूमि का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है, क्योंकि आवास के लिए, उद्योगों के लिए, सड़क परिवहन संचार इत्यादि के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे इसी प्रकार से जनसंख्या का जमाव भी ज़्यादा होता है, भूमि का उपयोग भी ज़्यादा होता है। दूसरा है जलवायु। अब जलवायु जो है ना, मनुष्य के रहने के लिए जहाँ पर अत्यधिक जलवायु पाई जाती है, यानी कि समकालीन जलवायु पाई जाती है, ना ज़्यादा सर्दी हो ना ज़्यादा गर्मी हो, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा निवास करते हैं, भूमि का उपयोग भी उसी प्रकार से अधिक होगा। फिर मृदा के प्रकार, 6 मृदा के प्रकार पाए जाते हैं भारत में। हम नेक्स्ट टॉपिक में अध्ययन करेंगे इसका। जहाँ पे जलोढ़ उपजाऊ मृदा जहाँ सर्वाधिक पाई जाती है वहाँ लोग कृषि कार्य सर्वाधिक किया जाता है उसके वहाँ पे। दूसरी बात, यहाँ जो है जनसंख्या का जमाव भी ज़्यादा होता है। भारत में जलोढ़ मृदा का जो विस्तृत ज़्यादा है उत्तर के विशाल मैदानों में, तो वहाँ जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से मानवीय कारक। मानवीय कारक में जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता और संस्कृति। जनसंख्या घनत्व किसे कहा जाता है? प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जहाँ जनसंख्या का जमाव ज़्यादा होगा वहाँ पे भूमि का उपयोग भी सर्वाधिक किया जाएगा। जैसे अब मैंने बताया कि उत्तर के विशाल मैदान में, गंगा यमुना के विशाल मैदान में जो है समतल मैदान पाया जाता है, वहाँ पे भूमि का उपयोग सर्वाधिक किया गया है। प्रौद्योगिक क्षमता, जहाँ पे तकनीकी टेक्नोलॉजी विकास सर्वाधिक होता है, वहाँ पे उद्योग व अन्य संस्थाएं स्थापित की जाती हैं। वहाँ पे गैर कृषि कार्य ज़्यादा किए जाते होंगे। जैसे मान लीजिए गुड़गांव के आसपास का क्षेत्र है, वह भूमि है वो गैर कृषि कार्यों में ज़्यादा प्रयुक्त की जाती है। संस्कृति, जहाँ पे लोग जो है ये कहें कि जहाँ परंपरागत तरीके से लोग बसते आए हैं पूर्वजों के आधार पर, तो वहाँ पर उसी प्रकार से जो भूमि का उपयोग है वो होता है। तो ये जो हमारा मानवीय कारक में जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिक क्षमता और संस्कृति। अगली हम बात करते हैं भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है ना, वो संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल याद कीजिए। भारत का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। सबको याद भी होना चाहिए, संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल याद होना चाहिए। उसका हम शॉर्ट रूप से कह सकते हैं 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अब जो हमारे पास में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है ना टोटल, इसको 100% मान लें तो हम इसका केवल और केवल 93% भाग उपयोग कर पाते हैं। 7% जो भाग है उसके हमारे पास में डाटा नहीं है। वो क्यों नहीं है, आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर किसी भी राज्य की जानकारी नहीं है। जो पूर्वोत्तर राज्य हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, इनके आंकड़े उपलब्ध नहीं है, केवल असम को छोड़ करके। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकार क्षेत्र का भी सर्वेक्षण नहीं हुआ है। यानी कि विशेषकर जम्मू कश्मीर है जिसका एक साइड में जो पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, एक साइड में चीन ने कब्जा रखा है, तो उसके भी हमें सर्वेक्षण के आधार पर उसके आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तो इसका ये दोनों मिला करके और 7% भूमि जिसके पास हमारे आंकड़े नहीं है, तो 93% भूभाग का ही हम संपूर्ण रूप से उसको उपयोग में लेते हैं। अगला बहुत अच्छा पॉइंट है शुद्ध निवल बोए सर्वाधिक भूमि का उपयोग, यानी कि एक साल में एक से अधिक कृषि फसलें प्राप्त कर लेते हैं, उस भूमि पे बात कर रहे हैं हम। तो ऐसी भूमि है ना, वो पंजाब और हरियाणा में जो कुल भूमि है उसका 80% भाग है, वहाँ पे शुद्ध कृषि कार्य किया जाता है। यानी कि एक साल में एक से अधिक कृषि फसलें प्राप्त कर ली जाती हैं, जो 80% पंजाब और हरियाणा में उस भूमि का उपयोग किया जाता है। अब सबसे कम कहाँ किया जाता है? सबसे कम किया जाता है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मात्र 10% शुद्ध निवल भोगी कृषि क्षेत्र है।
कुल जो भूभाग है वहाँ का 10% भाग ही निवल बोया गया क्षेत्र है। तो इस प्रकार से है। भू उपयोग में परिवर्तन के कारण, यानी कि अब जो हम भूमि का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग परिवर्तन होता है। किसी भाग में जैसे वनों के अंतर्गत भूमि है उसका क्षेत्रफल घट गए है, या फिर जो शुद्ध निवल बोए कृषि क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल घट गए है, या चारागाह भूमि है उसका क्षेत्र घट गए है ना, बंजर या गैर कृषि कार्यों प्रयुक्त भूमि है उसका क्षेत्र बढ़ गए हैं। तो वो सब चीज़ें हम अध्ययन कर रहे हैं। अच्छा प्रश्न है, 2 नंबर के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि भू उपयोग में परिवर्तन के कारण। पहला है अर्थव्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन। अर्थव्यवस्था के स्वरूप में जैसे परिवर्तन होता है, जैसे मान लीजिए अर्थव्यवस्था के 3 स्वरूप होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक में कृषि कार्य करना, लकड़ी काटना, पशुपालन करना, सिंचाई या फिर जैसे मछली पालन इत्यादि करना। दूसरे क्षेत्र में औद्योगिक कार्य किया जाता है। तीसरे क्षेत्र में सेवा कार्य किए जाते हैं, जिसमें व्यापार, संचार, बैंक, बीमा, डाक इत्यादि ये कार्य सब किए जाते हैं। अब प्राथमिक क्षेत्र की बजाय लोग जो है द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की ओर रुझान बढ़ाए, तो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि का भी क्षेत्र बढ़ता है। ठीक है, तो ये इस आधार पर है। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि। जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती है तो लोगों के आवास के लिए उद्योग स्थापित किए जाते हैं, सड़क इत्यादि स्थापित की जाती हैं, तो शुद्ध निवल बोए कृषि क्षेत्र में कमी आती है, या फिर ये जो गैर कृषि भूमि है उसमें वृद्धि होती है। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण से भी जो भू उपयोग में परिवर्तन होता है। गैर कृषि भूमि में बढ़ोतरी, अभी बताया ना, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है अर्थव्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन आता है, तो गैर कृषि भूमि में जो है उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है जैसे जनसंख्या वगैरह बढ़ती है तो। और अगला है वर्षा की कमी व अनियमितता के कारण भी भू उपयोग में परिवर्तन होता है। तो ये हमारा टॉपिक था भू उपयोग में, और भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना भाग हम उपयोग ले रहे हैं, कितना नहीं ले रहे, कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक लिया जा रहा है। उसके बाद में है भू उपयोग में परिवर्तन के कारण। तो ये हमारा टॉपिक है। आज नेक्स्ट बात करते हैं भू निम्नीकरण। देखिए, भूमि में अनेक उपजाऊ भूमि में अनेक क्रियाकलापों के कारण, मानवीय क्रियाकलापों के कारण जो विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण उत्पादन घट जाता है, वो कहलाता है भू निम्नीकरण। हमने यहाँ पे सीधी भाषा में लिखा है, भू निम्नीकरण किसे कहा जाता है? कृषियों की भूमि पर पड़ने वाले दबाव के कारण उत्पादन कम होना भू निम्नीकरण कहलाता है। और वो कौन कौन से कारण हैं उसके हम आगे बात करेंगे। अब ये बहुत अच्छा 10वीं क्लास के लिए प्रश्न बन सकता है, 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि वर्तमान समय में भारत में कितनी भूमि निम्नीकृत है? तो 13 करोड़ भूमि है ना, 13 करोड़ कुल भूमि है वो निम्नीकृत है। अब इस 13 करोड़ को 100% मानने की भी कौन कौन सी भूमि है, कहाँ पर निम्नीकृत है? तो 80% भूमि के अंतर्गत निम्नीकृत है, वनों के अंतर्गत निम्नीकृत है। 56% जल आपूर्ति द्वारा निम्नीकृत है। तो ये इस प्रकार से 13 करोड़ में से भूमि इस प्रकार से निम्नीकृत है। अगला है भू निम्नीकरण के कारण, यानी कि भू निम्नीकरण के कारण कौन से, जिससे भूमि में अनेक विकृतियाँ उत्पन्न हुई है, जिसके कारण से उत्पादन कम हुआ है। तो सबसे पहला है अति पशुचारण के कारण, यानी कि जो पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए जो पाला जाता है, ये समस्या है गुजरात और राजस्थान की, जिनकी पैरों से, पशुओं के पैरों से भूमि का जो ऊपरी परत होती है उसका अपरदन होता है, जिसका उपजाऊपन कम होता है। ये समस्या गुजरात और राजस्थान की है। दूसरा, खनन क्रिया के कारण छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश में समस्या है, यानी कि खानें खोदी जाती हैं, खुला छोड़ दिया जाता है, जिसमें जल भराव जैसी समस्या उत्पन्न होती हैं। तो ये झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की अधिक सिंचाई की से जलक्रांता भूमि उत्पन्न होना, यानी कि अत्यधिक सिंचाई करके, और जो भूमि में लवणता, क्षारता जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे गहन कृषि की जाती है अत्यधिक सिंचाई के कारण। ये पंजाब और हरियाणा की समस्या है। ठीक है, अगला है, ये तीनों है ना, तीनों पॉइंट ये बहुत बार कंपटीशन में भी आ चुके हैं, और 10वीं क्लास में 1 नंबर के प्रश्न में आ सकते हैं और 2 नंबर के प्रश्न में मिलान चिन्ह में आ सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, तीनों की दोनों मिलान चिन्ह में पूछ सकते हैं। अगला है वनोन्मूलन, यानी कि वनों की कटाई के कारण से अपरदन क्रिया होती है और भूमि में जो विकृति उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे भू निम्नीकरण होता है। अपरदन क्रियाओं के कारण, अपरदन क्रिया हमारे बुक के अनुसार 3 प्रकार की होती हैं। पहला जो प्रकार है वो है जैसे अवनलिका अपरदन, ढाल के अनुसार हल चलाकर जो कृषि कार्य किया जाता है, वर्षा के कारण जो है उसमें ढाल में जो है वो अवनलिका ही बन जाते हैं, जिसमें भू निम्नीकरण होता है।
दूसरा, जैसे मान लीजिए वायु अपर्दन है, तेज हवा के कारण से धरातल की ऊपरी परत एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ाकर ले जाती है, जिस कारण उपजाऊ मृदा है उसमें कमी आती है, भू निम्नीकरण होता है। तीसरा है चादरापर्दन, वर्षा अत्यधिक या बाढ़ की कारण धरातल की ऊपरी मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहा ले जाती है, उपजाऊपन कम हो जाता है, तो उसे भू निम्नीकरण कहा जाता है। तो ये भू निम्नीकरण के कारण है, 5 कारण है समझिए। पहला कारण कौन सा था? अति पशुचारण कारण गुजरात और राजस्थान में है। खनन क्रिया कारण छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश की है। अत्यधिक सिंचाई से जलक्रांता भूमि उत्पन्न होती है पंजाब और हरियाणा में। वनोन्मूलन अपर्दन क्रिया के कारण ये भू निम्नीकरण होता है। अब ये भू निम्नीकरण समझ लिया हमने। अब भू निम्नीकरण के संरक्षण के उपाय क्या हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले पेड़ों की रक्षा में किला लगाना। ढाल के जो पहाड़ी ढालों पर जो कृषि की जाती है, तो फसलों के मध्य में घासनुमा पट्टी लगाकर या फिर मेड़ पर जो पंक्तिबद्ध वृक्षारोपण करके मृदा अपर्दन को रोका जा सकता है। तेज बहाव को, हवा के बहाव को या पानी के बहाव को कम किया जा सकता है। जिप्सम का उपयोग करना, जहाँ पंजाब और हरियाणा जैसे जो प्रदेश हैं वहाँ पे भूमि निम्नीकरण की उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाना चाहिए। पशु चारण पर नियंत्रण, उसके बाद में मरुस्थलीय टीलों पर कांटेदार झाड़ियाँ लगाना। मरुस्थलीकरण के विस्तार को रोकने के लिए हमें पंक्तिबद्ध जो वृक्षारोपण कर देना चाहिए, ताकि मरुस्थलीकरण को तेज़ी से बढ़ने से हम रोक पाए। तो ये हमारा भू निम्नीकरण का टॉपिक था। तो अच्छा लगा होगा, हमने भूउपयोग पढ़ा, भारत का कुल क्षेत्रफल और भूउपयोग में परिवर्तन के कारण भू निम्नीकरण के कारण और उसकी रोकथाम के उपाय। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अपने कॉपी में सुंदर तरीके से छोटे छोटे पॉइंट के माध्यम से आप समझते रहें, याद करते रहें, लिखते रहें और अपने दोस्तों को पहचान जो भी हैं उनको ये नोट्स इत्यादि हैं बताएं, वीडियो के माध्यम से वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।